नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से आ जाइए और सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग भी जुड़ जाएं, उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, कृषि प्रथम बार प्रारंभ हुई। बताइएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि मानव के द्वारा कृषि का प्रारंभ कब होता है। ठीक है, तो नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या फिर इनमें से कोई नहीं। मानव के द्वारा कृषि का प्रारंभ किस युग में हो रहा है? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। और देखिए यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न अगर हम लोग बात करें, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं हम लोग के बीच में। जैसे कौन कौन से प्रश्न बन जाते हैं? तो एक प्रश्न तो आपका ये बन जाता है कि मानव ने सबसे पहले कृषि जब की तो किस फसल की कृषि की? तो आप आंसर क्या करोगे? आप कहोगे यव। यव का अर्थ किससे है? तो यव का अर्थ है जौ। तो मानव ने जो सबसे पहले कृषि की है वो किसकी की है? तो वो जौ की कृषि की है। और जौ को क्या कहा गया है? जौ को यव कहा गया है। दूसरी चीज, जब मानव ने कृषि की शुरुआत की तो सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में। ठीक है, कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में कृषि के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में अगर हम लोग बात करेंगे तो लहुरा देव है। ठीक है, क्या है? तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है। और यहाँ से सबसे प्राचीनतम कृषि के प्रमाण मिलते हैं 9000 ईसा पूर्व के। ठीक है, क्या हो रहा है? तो अगर हम लोग बात करेंगे कि कृषि के, मानव के द्वारा कृषि के सबसे प्राचीनतम प्रमाण आपको कहाँ से मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव से प्राप्त होते हैं। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व में मानव के द्वारा कृषि किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए लहुरा देव आपको ऑप्शन में नहीं देता है तो इसके बाद जो कृषि में सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिला है वो मिला है मेहरगढ़ से। ठीक है, कहाँ से मिला है? तो अगर लहुरा देव आपको ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे? कृषि के लिए सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से तब मिल रहा है? तो आप कहोगे मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व के क्या हो रहे हैं? कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से क्या हो रहे हैं? 7000 कृषि ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं। क्लियर है? सबसे पहले मानव ने किस किस फसल का प्रयोग किया? तो आप कहोगे जौ का। जौ को हम लोग और क्या कहते हैं? तो जौ को ही हम लोग यव कहते हैं। सबसे प्राचीनतम प्रमाण कृषि के कहाँ से? संत कबीर नगर जिला लहुरा देव से प्राप्त होता है। 9000 ईसा पूर्व के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और अगर आपके ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है तो आप आंसर क्या करोगे? मेहरगढ़ करोगे, 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, अच्छा, कृषि की जो शुरुआत हो रही है वो किस युग में हो रही है? तो क्या आंसर करिएगा? तो आप आंसर करेंगे नवपाषाण काल। ठीक है, मानव के द्वारा जो कृषि का प्रारंभ किया जा रहा है वो किस काल में किया जा रहा है? तो नवपाषाण काल में किया जा रहा है। यहाँ पर 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो एक प्रश्न तो आपका ये हो जाएगा कि मानव ने सबसे पहले किस फसल का प्रयोग किया। दूसरा प्रश्न आपका ये बन जाएगा कि किस, ठीक है, किस स्थल से सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिल रहे हैं। और तीसरा प्रश्न ये हो जाएगा कि मानव के द्वारा किस युग में कृषि का क्या हो रहा है? प्रारंभ हो रहा है। तो नवपाषाण काल में। तो 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सारी चीजों के बारे में बात की गई, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक, आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 कालों के नाम दिए गए हैं और आपको क्या करना है? क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पूरा पाषाण काल, ताम्र युग, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो क्या आंसर करिएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। पूरा पाषाण काल, ताम्र युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले तो पाषाण काल आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? सबसे पहले स्टोन एज आएगा, पाषाण काल आएगा। और पाषाण काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो पाषाण काल में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आएगा पूरा पाषाण काल आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा? तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल आएगा। पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा आएगा? तो पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आएगा। मध्य पाषाण काल के बाद कौन सा आएगा?
तो मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल आएगा। तो क्या होगा, तो देखो सबसे पहले आ रहा है पूरा पाषाण काल, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा होगा, मध्य पाषाण काल, एक के बाद तीन। तो एक के बाद तीन आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या डी में दिख रहा है। कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन संख्या डी में दिख रहा है। तो बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है, तो पूरा पाषाण, फिर इसके बाद मध्य पाषाण, इसके बाद नवपाषाण, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका ताम्र युग शुरू होगा। जब मानव क्या कर रहा है, जब मानव क्या करेगा, जब मानव पाषाण के साथ साथ जो है क्या करेगा, तांबे के, है ना, तांबे का भी प्रयोग करके हथियारों का निर्माण करेगा। पाषाण और ताम्र का जब इस्तेमाल होगा तो वो क्या होता है, तो वो कहलाता है ताम्र पाषाण युग कहलाता है। क्या कहलाता है, तब वो ताम्र युग कहलाता है, जब मानव ने क्या किया, जब मानव ने पत्थरों के साथ साथ क्या किया, तांबे का भी इस्तेमाल करना शुरू किया, तो वो ताम्र युग कहलाता है, ठीक। और मानव ने जो पहली धातु इस्तेमाल की वो कौन सी है, तो वो तांबा है। मानव ने पहली धातु जिसका इस्तेमाल किया तो वो क्या है, तो वो तांबा है। ये याद रखेंगे, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ, बताइएगा। स्वास्तिक प्रतीक, स्वास्तिक आपने देखा होगा जब हम लोग यहाँ कोई वैवाहिक कार्यक्रम होता है, कोई इस तरीके का कार्यक्रम होता है, तो वहां पर आपको स्वास्तिक बना हुआ देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, ये होता है सात्विक, ये क्या होता है, ये होता है स्वास्तिक होता है, ठीक है। इस तरीके से बनता है, ठीक। चलो, तो अब अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हो रहा है, सिंधु काल में, वैदिक काल में, संगम काल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर करिएगा, इस प्रश्न का आंसर करना है तो करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता में। देखो स्वास्तिक हो गया, इसके अलावा अगर हम लोग पीपल पूजा की बात करें, ठीक है, पीपल पूजा की बात करें, ठीक है, मूर्ति पूजा की बात करें, ठीक है, पीपल पूजा हो गया, मूर्ति पूजा हो गया, लिंग पूजा हो गया, ठीक है, लिंग पूजा हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और क्या हो जाएगा, कुबड़ वाला सांड, ठीक है, या कुबड़ वाला सांड, या फिर कहोगे क्या, कुबड़ वाला जो बैल है, ठीक है, कुबड़ वाला बैल, या फिर कहोगे जो सांड है, ठीक है, कुबड़ वाला बैल या सांड हो गया, लिंग पूजा हो गया, मूर्ति पूजा हो गया, पीपल पूजा हो गया, मातृ देवी पूजा हो गया, मातृ देवी पूजा हो गया, मातृ देवी पूजा हो गया, ठीक है, प्रकृति पूजा हो गया, प्रकृति पूजा हो गया। तो इन सब की शुरुआत जो है, इन सब की शुरुआत कहाँ से हो रही है, इन सब की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता वालों को ज्ञात नहीं थी, कौन सी धातु है जो सिंधु वासियों को, सिंधु सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं थी, सोना, तांबा, चांदी, या फिर लोहा। तो क्या हो जाएगा, कौन सी धातु है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं थी, तो आंसर आप क्या करिएगा, आंसर कर देंगे हम लोग लोहा, ठीक है। देखो लोहा जो है, लोहे का जो ज्ञान है, लोहा, लोहे का जो ज्ञान है, ये कब होगा, तो ये उत्तर वैदिक काल में होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा, तो लोहे का जो ज्ञान है वो उत्तर वैदिक काल में होगा। और लोहे का प्रमाण कहाँ से मिलेगा, जो लोहे का जो प्राचीनतम प्रमाण है, लोहे का जो प्राचीनतम प्रमाण है, ये कहाँ से हमको मिलेगा, तो ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, ठीक है। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा से, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा से, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा से क्या हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा से लोहे के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। लोहे का जो सबसे पहला प्रमाण मिलेगा वो किस काल में मिलेगा, वो उत्तर वैदिक काल में मिलेगा। लोहे से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो डी आंसर करिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो ये सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बताइएगा। मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं तो उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सके। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी, तो क्या आंसर करिएगा, तो आप आंसर कर दोगे चीन की सभ्यता, ठीक है। कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता भी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी और क्रीट की सभ्यता भी थी, लेकिन चीन की सभ्यता मेसोपोटामिया की सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दीजिएगा, क्लियर है। सिंधु घाटी सभ्यता देखो, मिस्र की सभ्यता,
मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता के समकालीन थी, ठीक है, लेकिन वो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, बताइएगा। तो घोड़े के, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटडा से, बनावली से, लोथल से, कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? क्या आंसर कर देंगे? करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे सुरकोटडा से। कहाँ से? तो घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त होंगे? तो सुरकोटडा से घोड़े के अवशेष प्राप्त होंगे। क्लियर है? अगर हम लोग बताएं बनावली से बात करें तो बनावली से क्या होगा? तो बनावली से मिट्टी का हल मिलेगा। क्या मिलेगा? तो बनावली से मिट्टी का हल मिलेगा। लोथल से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिलेंगे। लोथल से क्या होगा? बंदरगाह के साक्ष्य मिलेंगे। कालीबंगा से क्या होगा? कालीबंगा से कच्ची ईंट के मकान मिलेंगे। क्या होगा? कच्ची ईंट के मकान मिलेंगे कालीबंगा से। और क्या होगा? कालीबंगा से और जुते हुए खेत मिलेंगे। ठीक है, क्या होगा? और जुते हुए खेत मिलेंगे। जुते हुए खेत और कच्ची ईंटों के मकान आपको कहाँ से? तो कालीबंगा से देखने को मिल जाएगा। लोथल से आपको बंदरगाह देखने को मिलेगा। बनावली से मिट्टी का हल मिलेगा। घोड़े के अवशेष जो है वो आपको सुरकोटडा से देखने को मिलेंगे। एक बात और याद रखेंगे आप लोग कि देखो, गाय हो गया, ठीक है, क्या हो गया? गाय हो गया, घोड़ा हो गया, गाय हो गया, घोड़ा हो गया, ऊंट हो गया। तो ये कुछ ऐसे पशु हैं जिनका अंकन सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर क्या है? तो मोहरों पर इनका अंकन नहीं है, मोहरों पर इनका चित्र नहीं मिलता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कौन कौन से ऐसे पशु हैं जिनका सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर अंकन नहीं मिलता है, तो आप आंसर क्या करोगे? आप कहोगे गाय, घोड़ा और ऊंट आंसर करोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपसे पूछ रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थलों के नाम दिए गए हैं, उनसे संबंधित चीजों के बारे में बताया गया है और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हड़प्पा के लोग तांबा का आयात करते थे खेतड़ी से, तो ये तो बिल्कुल सही है। खेतड़ी जो है ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है और तांबे के उत्पादन के लिए जानी जाती है। खेतड़ी जो है ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है, तांबे के उत्पादन के लिए जानी जाती है और हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का यहीं से मंगाते थे। ये तो बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर, अभी मैंने आप लोगों को बताया लोथल क्या था? लोथल बंदरगाह नगर था, समुद्री तट पर, समुद्री किनारे पर स्थित था, तो ये एक बंदरगाह नगर था। ये तो बिल्कुल सही है। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे विशालतम हड़प्पन स्थल में अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नाम आता है, तो ये भी ठीक है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी के बर्तन, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, क्या होगा? तो काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो आप आंसर करोगे क्या? काले रंग की चूड़ियां आंसर करोगे, ना कि काली मिट्टी के बर्तन। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी आपका जो चौथा विकल्प है ये गलत है और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत बताना था और गलत कौन सा है? तो कालीबंगा का अर्थ। ठीक है, कालीबंगा आपको कहाँ पर? तो कालीबंगा जो है ये आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी? तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा से आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ऋग वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? बताइएगा। वैदिक काल में सिंधु घाटी ऋग वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? वैदिक काल के संदर्भ में आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, बताइएगा। तो ऋग वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो, वैदिक काल के दौरान कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? दहेज प्रथा, विधवा विवाह, वधु मूल्य, बाल विवाह। बताइएगा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो दहेज, दहेज क्या होता था? देखो, दहेज वो होता था जो लड़कियों को विवाह के समय उनके साथ दिया जाता था। तो बिल्कुल, जब वैदिक काल में जब लड़कियों का विवाह होता था तो लड़कियों को विवाह के समय बहुत सारे आभूषण और बहुत सारी चीजें दी जाती थी, तो वो एक तरीके से दहेज ही होता था। तो दहेज तो उस समय दिया जाता था। ठीक है, वैदिक काल में अगर हम लोग देखेंगे जब लड़कियों का विवाह होता था तो लड़कियों के विवाह के समय लड़की का जो पिता होता था वो क्या करता था? बहुत सारा भू क्षेत्र हो गया या फिर गाय हो गई और बहुत सारी मुद्राएं और बहुत सारी चीजों को साथ में देता था, तो वो दहेज होता था, तो वो तो उस समय दिया जाता था। विधवा विवाह का प्रचलन भी था, वधु मूल्य भी था। ठीक है, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बाल विवाह का उस समय वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? तो डी आंसर करेंगे, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन काल में बंधुआ श्रम को निर्दिष्ट करने वाले शब्द कौन से हैं? देखो, मौर्य काल जब हम लोग पढ़ते हैं
तो मौर्य काल में क्या होता है, मौर्य काल में एक कर लिया जाता था, ठीक है, और वो कर क्या होता था, वो होता था बेगार के रूप में। क्या होता था, बेगार के रूप में, बेगार के रूप में, ठीक है, क्या होता था, एक कर लिया जाता था। इसमें क्या होता था कि इसमें आपसे काम करवाया जाता था, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलता था, फ्री में आपसे काम कराया जाता था, यही टैक्स होता था। ठीक है, क्या होता था कि आपको हफ्ते में एक दिन क्या करना है, तो साम्राज्य में, जो मौर्य साम्राज्य है उसमें आपको क्या करना होगा, एक दिन काम करना होगा फ्री में, यही टैक्स होता था। इसको क्या कहते थे, बेगार कहते थे। तो बेगार के लिए या फिर कहें बंधुआ श्रम के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है, जल्दी से बताएंगे। तो बंधुआ श्रम के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है, तो क्या आंसर करिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, एक तो वेत्ती का मिलता है और एक विष्टि का मिलता है। तो 1 और 4 आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। वेत्ती और विष्टि जो है, ये दोनों ही शब्द किसके लिए, तो बंधुआ मजदूरी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, बेगार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, मौर्य काल में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बताइएगा, बंधुआ मजदूरी की अगर हम लोग बात करें, बंधुआ श्रम को किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित किया गया, बंधुआ मजदूरी को, बंधुआ श्रम को, बंधुआ मजदूरी को किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित किया गया, अगर आपसे ये पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे अनुच्छेद 23 में। ठीक है, अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी, बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार आदि को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ, भद्रबाहु, महावीर, ऋषभदेव। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो क्या आंसर करिएगा, तो प्रथम तीर्थंकर हो जाएंगे ऋषभदेव। कौन हो जाएंगे, प्रथम तीर्थंकर हो जाएंगे ऋषभदेव। ठीक है, पहले जो तीर्थंकर हम लोग बात करें, तो पहले तीर्थंकर कौन है, तो ये है ऋषभदेव। इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को आदिदेव या आदिनाथ भी कहते हैं। इन्हीं को क्या करते हैं, ऋषभदेव को ही आदिदेव या आदिनाथ भी कहते हैं। याद रखिएगा, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 23वें नंबर के, जो 23वें नंबर वाले जो हैं, तो ये कौन है, तो ये है पार्श्वनाथ। ठीक है, कौन है, तो 23वें नंबर वाले हैं पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। 24वें अगर हम लोग बात करें, 24th नंबर के जो तीर्थंकर हैं वो हैं कौन, वो है महावीर स्वामी, जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को क्या करते हैं, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर पहले तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, तो आप आंसर कर दोगे क्या, ऋषभदेव आंसर कर दोगे। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और प्रथम तीर्थंकर जो है वो ऋषभदेव है, जबकि 24वें तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी है। अगर ऋषभदेव की बात करें, ऋषभदेव का पूछा जाए जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आप कहोगे अयोध्या में। ऋषभदेव का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आप कहोगे अयोध्या में। और अगर आपसे पूछा जाए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आप कहोगे वज्र वैशाली में। ठीक है, कहाँ पर, तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ पर हो रहा है, तो आप आंसर करोगे कहाँ पर, तो वज्र वैशाली में। क्लियर है, वज्र वैशाली में क्या हो रहा है, तो महावीर स्वामी का जन्म हो रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। देखो, अगर हम लोग मगध की बात करें, तो मगध में जो पहला राजवंश है वो कौन सा होगा, तो वो होगा हर्यक वंश। ठीक है, मगध में जो पहला राजवंश है वो है हर्यक वंश। फिर इसके बाद जो मिलता है वो है कौन सा, शिशुनाग वंश है। शिशुनाग के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो नंद वंश है। नंद के बाद कौन से हैं, तो मौर्य हैं। मौर्यों के बाद कौन है, तो शुंग है। शुंग के बाद कौन है, कण्व है। और कण्व के बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सातवाहनों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक क्रम है जिसको आप याद रखना, कई बार यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। तो हर्यक, हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्यों के बाद शुंग, शुंग के बाद कण्व, कण्व के बाद सातवाहन। तो ये क्रम आपको याद रखना। आपसे नंदों के विषय में पूछ रहा है, तो अगर नंदों के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक आप क्या कहोगे, तो संस्थापक कहोगे आप महापद्मनंद को। किसको कहोगे, तो महापद्मनंद। महापद्मनंद जो है ये नंदों का संस्थापक था। और अंतिम राजा अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो अंतिम राजा है घनानंद। ठीक है, क्या है, घनानंद है। और घनानंद को यूनानी जो इतिहासकार है उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने अग्रमीज कहा है। ठीक है, क्या कहा है, तो उन्होंने अग्रमीज कहा है। ठीक है, घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम राजा है, और घनानंद को यूनानी इतिहासकारों ने क्या कहा है, अग्रमीज कहा है। नंद वंश के बाद कौन से वंश का नंबर आता है, तो नंद वंश के बाद नंबर आता है किसका, मौर्य वंश का। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौन है,
तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक हैं। और अगर आपसे मौर्य वंश का अंतिम राजा पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे बृहद्रथ। ठीक है, क्या है, तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा है वो कौन है, तो वो है बृहद्रथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? बौद्ध और जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य के अर्थशास्त्र या फिर उपरोक्त तो सभी। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? क्या आंसर करिएगा, बौद्ध और जैन ग्रंथ है, अशोक के शिलालेख हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर करिएगा, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। मौर्य काल के विषय में हमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से जानकारी मिलती है, हमें अशोक के शिलालेखों से जानकारी मिलती है, हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमें विशाख दत्त की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, विशाख दत्त की एक पुस्तक है जिसका नाम मुद्रा राक्षस है। तो मुद्रा राक्षस से भी हमको क्या होता है, मुद्रा राक्षस से भी अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को ठीक है मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक राजदूत भी आया था, कौन, मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज की जो पुस्तक है, ठीक है, किसकी, तो मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उससे भी हमें क्या होता है, मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। फाहियान जो चीनी यात्री है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आता है, फाहियान के विवरण से भी हमें क्या होता है, फाहियान के विवरण से भी हमें मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है, कौन सा, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख से भी हमको मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर आंसर क्या करेंगे, आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या डी। बौद्ध जैन ग्रंथों से भी, अशोक के शिलालेखों से भी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी, मुद्रा राक्षस से भी, इंडिका से भी, जूनागढ़ अभिलेख से भी, फाहियान की जो पुस्तक है, ठीक है, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यम नचिकेता संवाद किस ग्रंथ में मिलता है, बताइएगा, यम नचिकेता संवाद किस ग्रंथ में मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। बताइएगा, यम नचिकेता संवाद। मुंडकोपनिषद से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, तो सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। ये आपको कहाँ पर, ये आपको मुंडकोपनिषद में मिलता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यम नचिकेता संवाद जो है आपको कठोपनिषद में, ठीक है, कहाँ पर, तो कठोपनिषद में आपको यम नचिकेता संवाद देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर करिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? देखो कुछ महत्वपूर्ण स्तूप हैं जहां से प्रश्न बन जाता है। एक तो देखो सांची का स्तूप है, ठीक है, कौन सा, तो एक है सांची का स्तूप और एक कौन सा है, एक है भरहूत का स्तूप। ठीक है, दोनों की बात करें, दोनों के दोनों कहाँ पर है, दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप पूछे तो वो भी मध्य प्रदेश, भरहूत का स्तूप पूछे तो वो भी मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप जो है वो किसने बनवाया, तो वो अशोक ने बनवाया। और भरहूत का स्तूप किसने बनवाया, तो भरहूत का स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। ठीक है, किसने, तो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। ठीक है, जो सांची का स्तूप है इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज टेलर नामक अंग्रेज ने की। किसने, तो टेलर नामक अंग्रेज जो है इन्होंने सांची के स्तूप की खोज की। और भरहूत के स्तूप की खोज किसने की, तो भरहूत के स्तूप की खोज की है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने की है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरहूत के स्तूप की खोज की है। ठीक है, याद रखेंगे। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो अशोक ने बनवाया। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, ए आंसर करेंगे। सांची का स्तूप क्या होगा, अशोक ने। खोज किसने की, विलियम जो है टेलर नामक अंग्रेज ने। ठीक है, और भरहूत की बात करेंगे तो भरहूत का स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। इसकी खोज किसने की, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या करते हैं, तो भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को क्या कहते थे? शाक्य गणतंत्र की अगर हम लोग बात करें तो शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को क्या कहते हैं? चौपाल, सांथागार, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही विकल्प? करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चौपाल भी कहा जाता है और सांथागार भी कहा जाता है शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल को, जहां पर बैठक होती थी, जहां पर सभाओं का आयोजन किया जाता था। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो सी आंसर कर देंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िएगा। महायान शाखा का साहित्य लिखा गया। महायान शाखा का साहित्य किस भाषा में
लिखा गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। महायान शाखा का साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म जो है वो आगे चल करके क्या हो जाता है, दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, क्या होगा, तो बौद्ध धर्म आगे चल करके दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान वाले जो हैं तो ये क्या करते हैं, तो ये अपने साहित्य पाली भाषा में लिखते हैं। हीनयान वाले क्या करेंगे, तो हीनयान वाले अपना जो साहित्य है वो पाली भाषा में लिखते हैं। जबकि महायान वालों की बात करें तो महायान वाले जो हैं तो ये अपना साहित्य किस में लिखते हैं, तो ये संस्कृत भाषा में लिखते हैं। तो जो लोग पाली सोच रहे थे, अच्छा पाली तो ऑप्शन में है ही नहीं, पाली प्राकृत तो है ही नहीं, है ना, पाली तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या आंसर करोगे, तो संस्कृत आंसर करिएगा। क्या आंसर करेंगे, संस्कृत आंसर करेंगे। अगर आपसे जैन ग्रंथ पूछा जाए कि जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे प्राकृत, प्राकृत, या फिर कहोगे क्या, या फिर आप कहोगे अर्धमागधी। ठीक है, क्या कहोगे, तो अर्धमागधी। अगर आपसे पूछा जाए जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं, तो आप आंसर करोगे प्राकृत या अर्धमागधी। ठीक है, अगर बौद्धों में बात करें कि बौद्धों में हीनयान जो साहित्य है वो किस भाषा में, तो पाली भाषा में। महायान को अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे, संस्कृत भाषा में। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक या फिर आर्यभट्ट। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखो आर्यभट्ट की अगर हम लोग बात करें तो आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है, आर्यभट्टियम है। ठीक है, क्या है, आर्यभट्टियम। ठीक है, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम आर्यभट्टियम है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने शून्य, शून्य की बात की है ना, शून्य की खोज की है, शून्य का आविष्कार किया है, किसने, आर्यभट्ट ने। शूद्रक की अगर हम लोग बात करें तो शूद्रक की पुस्तक का नाम क्या है, मृच्छकटिकम है। शूद्रक की, ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है, मृच्छकटिकम। शूद्रक की पुस्तक का नाम मृच्छकटिकम। कालिदास को तो आप जानते ही हैं, कालिदास की बहुत सारी पुस्तकें हैं, ऋतु संहार है, ठीक है, इसके अलावा विक्रमोर्वशीय है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, बहुत सारी किताबें कालिदास की है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हो जाएंगे, अश्वघोष हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, तो अश्वघोष, ध्यान से सुनिएगा, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में रहते थे। और कौन कौन रहता था, तो अश्वघोष रहते थे, चरक रहते थे, वसुमित्र रहते थे, वसुमित्र रहते थे, नागार्जुन रहते थे। ये सभी के सभी लोग क्या होंगे, ये सभी के सभी लोग कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष, चरक, वसुमित्र, नागार्जुन। ठीक है, तो अश्वघोष की पुस्तक का नाम क्या है, तो आप आंसर करोगे बुद्ध चरित्र। यहाँ पर आप देखोगे अश्वघोष की 3 किताबें और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको याद रखना है। कौन कौन सी, तो एक है बुद्ध चरित्र, दूसरी है सौदरानंद और तीसरा है सारीपुत्र प्रकरण। तो ये अश्वघोष की 3 किताबें हैं, तीनों महत्वपूर्ण हैं, आपसे पूछी जाती हैं। बुद्ध चरित्र, सौदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, तीनों किताबों को आप याद रखेंगे। क्लियर है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखा का विभाजन कब हुआ। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बौद्ध धर्म जो है आगे चल करके क्या होता है, आगे चल करके 2 शाखाओं में बट जाता है, एक हीनयान और एक क्या होगा, और एक महायान। तो 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म बट जाएगा। तो ये विभाजन कब हुआ था, पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीत, तीसरी बौद्ध संगीत या फिर चतुर्थ बौद्ध संगीत। तो क्या आंसर करेंगे, तो करेक्ट आंसर आप करेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। कहाँ पर, तो कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हो रही है। किसके समय में होगी, तो कनिष्क के समय में होगी। किसके समय में होगी, कनिष्क के समय में होगी। और इस समिति की अगर आपसे पूछा जाए जो चौथी बौद्ध संगीति है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की है किसने, वसुमित्र ने। ठीक है, किसने, तो अध्यक्षता की है वसुमित्र ने। और उपाध्यक्षता किसने की है, उपाध्यक्ष कौन है, तो आप कहोगे अश्वघोष है। ठीक है, कौन है, तो उपाध्यक्ष जो है वो है अश्वघोष। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति होगी। ठीक है, क्या होगा, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हो रही है, किसके समय में, कनिष्क के समय में हो रही है। और इस समय अगर हम लोग बात करेंगे तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जा रहा है, एक हीनयान और एक महायान में बढ़ जा रहा है। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की है, वसुमित्र ने की है। उपाध्यक्षता किसने की है, अश्वघोष ने की है। क्लियर है, आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में रहते थे, बताइएगा। तो महान
जैन विद्वान अगर हम लोग बात करें हेमचंद्र हैं, जैन विद्वान है हेमचंद्र, और ये किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, विद्याधर या फिर जयसिंह सिद्धराज। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, और जितने लोग बाद में जुड़े हैं, जितने लोग बाद में जुड़े हैं, सेशन को देख रहे हैं, सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए हैं, तो एक बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दिए, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सके। तो एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? आप आंसर करोगे जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो जयसिंह सिद्धराज के दरबार में जैन विद्वान हेमचंद्र निवास करते थे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी, बताइएगा कंटक शोधन क्या है? तो कौटिल्य के अनुसार अगर हम लोग बात करें, कौटिल्य कौटिल्य जो है, इन्हीं को आप और क्या करते हो? तो कौटिल्य को ही आप चाणक्य कहते हो। ठीक है, क्या करते हो? तो इन्हीं को आप चाणक्य कहते हो, इन्हीं को आप और क्या करते हो? इन्हीं को आप विष्णुगुप्त कहते हो। ठीक है, और इनकी तुलना किससे की जाती है? तो इनकी तुलना मैकियावेली से की जाती है। किससे की जाती है? तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त की जो तुलना है वो मैकियावेली से की जाती है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। और जो इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है, इसकी तुलना किससे की जाती है? तो इसकी तुलना मैकियावेली की जो पुस्तक है द प्रिंस से की जाती है। क्या की जाती है? तो कौटिल्य की तुलना मैकियावेली से की जाती है, और इनकी जो पुस्तक अर्थशास्त्र, इसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। ठीक, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, कौटिल्य के अनुसार अगर हम लोग बात करें, तो देखो जो दीवानी न्यायालय होती थी, दीवानी न्यायालय को क्या कहते थे? दीवानी न्यायालय को कहते थे धर्मस्थीय कहते थे। ठीक है, क्या करते थे? दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय कहते थे। और जो फौजदारी न्यायालय होती थी, उनको क्या करते थे? उनको कंटक शोधन कहते थे। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार जो दीवानी न्यायालय होती थी उनको धर्मस्थीय कहा जाता था, और जो फौजदारी मामले होती थी, जो फौजदारी न्यायालय होती थी, उनको कंटक शोधन कहते थे। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और कौटिल्य, अच्छा ठीक है, यहाँ तक बात ठीक। आगे बढ़ेंगे। लोकायत दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? बताइएगा, लोकायत दर्शन के प्रवर्तक किसको माना जाता है? चारवाक, विज्जल, वासवराज या फिर चन्नवासन। क्या हो जाएगा? लोकायत दर्शन। ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर आप लोगों ने फिलॉसफी सब्जेक्ट लिया होगा, ठीक है, कौन सा? तो आपने अगर फिलॉसफी सब्जेक्ट लिया रहा होगा, दर्शन शास्त्र लिया रहा होगा, तो आप इससे परिचित होंगे। बताइएगा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो लोकायत दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, वो माना जाता है किसको? चारवाक को माना जाता है। ठीक है, किसको? तो चारवाक को माना जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? भाब्रू शिलालेख, 13वां शिलालेख, 7वां शिलालेख या फिर उपरोक्त सभी में? अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? क्या आंसर करिएगा? कौन सा अभिलेख है जिससे बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? तो आप आंसर करोगे क्या? भाब्रू शिलालेख। क्या करोगे आंसर? आप आंसर करोगे भाब्रू शिलालेख। और इसी शिलालेख से अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। इसी भाब्रू शिलालेख से ही क्या होता है? अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण जो है वो किस अभिलेख से मिलेगा? तो भाब्रू शिलालेख से मिलेगा। ये बहुत बार पूछा गया है। और इसी शिलालेख में अशोक जो है वो क्या करता है? तो वो बुद्ध, धम्म और संघ की चर्चा करता है। याद रखेंगे, क्या करता है? तो अशोक जो है इसी भाब्रू शिलालेख में ही क्या करता है? तो बुद्ध, धम्म, संघ का उल्लेख करता है, और इसी अभिलेख से अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है, और इसी अभिलेख से बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है। ऑप्शन संख्या ए आंसर करिएगा, भाब्रू शिलालेख। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? अमात्यों की, धर्म महामात्रों की, राजकों की या फिर पुरोहितों की? तो क्या आंसर करेंगे? तो सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए राजकों की नियुक्ति की थी। क्या आंसर करिएगा? ऑप्शन संख्या सी आंसर करिए। धर्म महामात्र क्या होते थे? ये तो अपने धर्म जो अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए जो प्रचार करने का काम शुरू किया है, अपना जो उन्होंने धर्म चलाया है, उसके लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी कि ये क्या करेंगे? ये जा करके साम्राज्य में हर हिस्से में जा करके क्या करेंगे? लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को अवगत कराएंगे। ठीक है, तो जो न्याय करने के लिए जिस पदाधिकारी को नियुक्त किया, वो पदाधिकारी कौन है? तो वो राजयुक है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां शिलालेख संबंधित है। बताइएगा 13वां शिलालेख किससे संबंधित है? और ये अशोक का सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा अभिलेख है।
ठीक है। अशोक का अगर आपसे सबसे बड़ा पूछा जाए, सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो आप कहोगे 13वां है। ठीक है। और अगर आपसे सबसे छोटा पूछ ले, तो सबसे छोटा कौन सा बताओगे, सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे रुक्मिणदेही। ठीक है। कौन सा, तो रुक्मिणदेही जो है ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे, तो अशोक का कौन सा 13वां शिलालेख है। कौन सा 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। अशोक 269 ईसा पूर्व में क्या होगा, दो अशोक जो है, जो अशोक हैं ये क्या होंगे, तो ये 269 ईसा पूर्व में क्या हो रहे हैं, राजा बन रहे हैं। राजा बनने के 8वें वर्ष, ठीक है, क्या होगा, राजा बनने के 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व में ये क्या करेंगे, ये कलिंग युद्ध करते हैं। क्या करते हैं, तो कलिंग युद्ध करेंगे। कब करेंगे, राजा बनने के 8वें वर्ष करेंगे। कब करेंगे, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर युद्ध करेंगे। और इसी कलिंग युद्ध की जानकारी आपको 13वें शिलालेख से मिलती है। तो क्या हो जाएगा, 13वां शिलालेख किससे, युद्ध से संबंधित था। कलिंग युद्ध की जानकारी 13वें शिलालेख से मिलेंगी। कलिंग युद्ध कब होगा, तो राजा बनने के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में। कलिंग की राजधानी क्या थी, तो कलिंग की राजधानी थी तोसली। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, कलिंग की राजधानी क्या थी, तो तोसली थी। ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त, सिकंदर, अशोक या फिर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, बताइएगा। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा किसने है, तो वी ए स्मिथ ने कहा है। ठीक है। किसने, तो वी ए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। किसको कहा है, समुद्रगुप्त को कहा। किसको कहा, समुद्रगुप्त को कहा है। ठीक है, याद रखेंगे। समुद्रगुप्त की बात करें, इनका हमको प्रयाग प्रशस्ति लेख मिलता है। कौन सा लेख मिलता है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख मिलता है। और इस प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की है, हरिसेन ने की है। ठीक है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी प्राप्त थी। कौन सी, तो कविराज की उपाधि प्राप्त थी। इसके अलावा पराक्रमांक की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है। क्या हो जाएगा, पराक्रमांक की उपाधि प्राप्त थी। भारत का नेपोलियन तो कहा ही जाता था, व्याघ्र हंता भी कहा जाता था। ठीक है। क्या करते हैं, तो व्याघ्र हंता भी कहा जाता था, पराक्रमांक भी कहा जाता था, कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त की अगर हम लोग बात करें, इनकी माता लिच्छवी थी। क्या थी, इनकी माता लिच्छवी थी, इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। ठीक है। क्या करते हैं, समुद्रगुप्त की माता लिच्छवी थी, इसलिए इनको लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त की अगर माता का नाम पूछे, तो माता इनकी कौन है, तो इनकी माता है कुमार देवी। ठीक है। समुद्रगुप्त की जो माता है, माता का नाम क्या है, कुमार देवी। और अगर आपसे पूछे समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे दत्ता देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी कौन है, तो आप कहोगे दत्ता देवी। इनकी माता कौन है, तो माता है कुमार देवी, जो कि एक लिच्छवी थी। लिच्छवी माता से इनका जन्म हुआ था, इसलिए अपने आप को लिच्छवी दौहित्र भी कहते हैं, व्याघ्रहंता भी कहते हैं, पराक्रमांक की उपाधि भी प्राप्त है, कविराज की उपाधि भी प्राप्त है। प्रयाग प्रशस्ति इनका लेख मिलता है, जिसकी रचना किसने की, हरिसेन ने की। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हो रहा है। ठीक है। क्या हो रहा है, 261 जो है ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग घायल होते हैं, 1.5 लाख लोगों से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और इतना भयंकर युद्ध देखने के बाद अशोक का स्वयं का जो मन है वो द्रवित हो जाता है, और वो युद्ध ना करने का निर्णय लेता है। और उसका मन जो है वो बौद्ध धर्म की तरफ क्या हो जाता है, विमुख हो जाता है, वो बौद्ध धर्म की तरफ विमुख हो जाता है। और निग्रोथ निग्रोथ को श्रेय जाता है। किसको, तो निग्रोथ को श्रेय जाता है, याद रखेंगे, बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का। और आपको पता है अशोक के समय में ही क्या हो रहा है, अशोक के समय में ही तीसरी बौद्ध संगीत भी हो रही है। अशोक के समय में क्या हो रहा है, तो तीसरी बौद्ध संगीत होगी। कहाँ पर होगी, तो पाटलिपुत्र में होगी। ठीक है। कहाँ पर होगी, तो अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीत होगी पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, तो मोगली पुत्र तिस्य जो हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, तो ये तीसरी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो कि अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हो रही है। ठीक। चलिए आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न का। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो खारवेल का अगर हम लोग बात करें, तो खारवेल का एक हाथी गुम्फा अभिलेख है। और इसी अभिलेख में पहली बार क्या किया गया, तो पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख है। पहली बार
भारतवर्ष का उल्लेख किस में किया गया है, किस अभिलेख में किया गया है? तो पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख कलिंग के राजा खारवेल के अभिलेख में किया गया है और इनके अभिलेखों से कलिंग में सिंचाई के लिए नहरों को बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। खारवेल ने अपने अभिलेख में उल्लेख किया है कि कलिंग में सिंचाई के लिए क्या किया गया, नहरों का निर्माण किया गया। तो किस राजाओं ने करवाया था? तो याद रखेंगे नंदों ने करवाया था। किसने? तो कलिंग में सिंचाई का निर्माण, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण जो है वो नंदों ने करवाया था और इसकी जानकारी कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ठीक। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि खारवेल जो है ये किस वंश के थे? तो याद रखिएगा, तो खारवेल जो है ये चेदी वंश के थे। किस वंश के राजा थे? तो खारवेल जो है ये चेदी वंश के राजा थे। और एक बात और आप याद रखेंगे, क्योंकि इस चेदी वंश का पहला राजा महामेघवाहन था, तो कई बार इस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर चेदी वंश ना देख करके आपको महामेघवाहन ऑप्शन में दे दिया तो गड़बड़ मत होइएगा। कलिंग के जो राजा खारवेल हैं ये चेदी वंश के थे और इस चेदी वंश का पहला राजा कौन था? महामेघवाहन था। इसलिए कुछ जगहों पर इस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा गया है। तो बिल्कुल एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कलिंग के जो राजा खारवेल हैं इन्हीं के हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? बताइएगा। चोल शासकों की, जो चोल राजा हुआ करते थे, तो उनकी आय का मुख्य साधन क्या था? आयकर, चुंगी कर, भूमि कर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो भारत एक क्या है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और बड़े पैमाने पर क्या हो रही है? कृषि होती थी। ठीक है, आज भी भारत में बड़े पैमाने पर कृषि होती थी। तो अगर हम लोग उतने साल पहले बात करेंगे तो उतने साल पहले कौन सा कारखाना या फिर फैक्ट्री यहाँ पर लगा होगा? तो उस समय भी कृषि ही बड़े पैमाने पर होती होगी। तो अगर उस समय भी कृषि बड़े पैमाने पर हो रही है तो आय का साधन क्या होगा? तो भूमि कर हो जाएगा। कृषि से याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो भूमि कर। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? सी आंसर कर दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको 4 राजाओं के नाम दिए गए हैं और आपको सही क्रम में उनको व्यवस्थित करना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? कनिष्क द्वितीय, वासुदेव प्रथम, हुविस्क, वासुदेव द्वितीय। क्या आंसर करिएगा? कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। क्या हो जाएगा? तो देखो सबसे पहले कौन आएंगे? तो सबसे पहले आएंगे हुविस्क आएंगे। ठीक है, कौन आएंगे? सबसे पहले हुविस्क आएंगे। हुविस्क के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन आ रहा है? तो कनिष्क द्वितीय आएंगे। ठीक है, कौन आएंगे? तो कनिष्क सेकेंड आएंगे। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कौन आएंगे? तो वासुदेव प्रथम आएंगे। वासुदेव प्रथम आएंगे और इनके बाद वासुदेव सेकेंड आएंगे। तो वासुदेव सेकेंड जो है वो सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सबसे पहले 3 आ रहा है, तो 3 आपको कहां पर दिख रहा है? 3 आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, 3 आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, तो 3 के बाद 1 आपको ऑप्शन संख्या कहां पर? ए में दिख रहा है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कनिष्क ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। बताइएगा, कनिष्क की बात करें तो कनिष्क जो है ये किस वंश के हैं? तो कनिष्क जो है ये कुषाण वंश के राजा हैं। ठीक है, क्या है? कुषाण वंश के राजा हैं कनिष्क। इनके समय में चौथी बौद्ध संगीत हुई है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्षता अशोक घोष ने की थी। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कनिष्क ने 78 ईस्वी में क्या किया था? तो शक संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, क्या किया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी और भारत सरकार ने 1957 में इसको क्या किया है? इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया। भारत सरकार ने क्या किया? तो इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया। कब? 1957 में शक संवत को। शक संवत की शुरुआत किसने की? कनिष्क ने की 78 ईस्वी में की थी। कनिष्क की जो पहली राजधानी थी, अगर हम लोग बात करें तो कनिष्क की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी? तो वो थी पुरुषपुर पेशावर। ठीक है, क्या होगा? पुरुषपुर पेशावर जो है वो इनकी पहली राजधानी थी। और दूसरी अगर हम लोग बात करें तो दूसरी जो राजधानी थी वो क्या थी? वो थी मथुरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कनिष्क के समय में जो पहली राजधानी थी वो थी पुरुषपुर पेशावर और दूसरी जो राजधानी थी वो क्या थी? मथुरा थी। इसके अलावा अगर हम लोग सिल्क रूट की बात करें, जो सिल्क मार्ग है, सिल्क मार्ग की जो स्थापना का श्रेय अगर हम लोग बात करें, सिल्क मार्ग के विकास के श्रेय की बात करें, या फिर हम लोग गांधार और मथुरा कला शैली की बात करें, किसकी? गांधार
मथुरा कला शैली की बात करें तो इनका विकास किसके समय में, इनका विकास जो है वो कनिष्क के समय में ही हो रहा है। ठीक है, किसके समय में, तो गांधार कला और मथुरा कला की बात करें या फिर सिल्क मार्ग की बात करें तो इन सब का विकास जो है वो किसके समय में, कनिष्क के समय में हो रहा है। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत हो रही है। कनिष्क ने शक संवत को शुरुआत किया है। ठीक है, इनकी 2 राजधानियां हैं और कनिष्क के समय में आपको पता है कौन कौन निवास कर रहा है, तो चरक निवास कर रहे हैं, वसुमित्र निवास कर रहे हैं, अश्वघोष निवास कर रहे हैं, अश्वघोष निवास कर रहे हैं और नागार्जुन निवास कर रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नागार्जुन को क्या करते हैं, तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। नागार्जुन को क्या करते हैं, तो भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक, और कनिष्क को क्या करते हैं, तो कनिष्क को भी याद रखेंगे आप, द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क को क्या करते हैं, तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्लियर है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे अच्छे वाले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।